हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के पूरे इंडियन लॉजिक की शुरुआत, है ना जी। जी बिल्कुल। देखिए हमारी जो है वो रिवीजन सीरीज चल रही है और ऑलमोस्ट हमने 5 से 6 यूनिट का रिवीजन कर लिया है। आज हम जो है इंडियन लॉजिक का रिवीजन करने वाले हैं। किसका करने वाले हैं जी? इंडियन लॉजिक। कोशिश करूंगा कि सारा का सारा कंप्लीट रिवीजन मैं आपको करा दूं और यकीन मानिए इसका करने के बाद आप में कोई मन में डाउट नहीं रहेगा कि सर ये वाली चीज ना छूट गई है, ये वाला चीज छूट गया है, ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा मन में। मैंने बहुत बेसिक से इसकी शुरुआत करी है, तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं पढ़ाई की और पढ़ाई करेंगे तब समझ में आएगा कि भैया कितना समझ में आया है और नहीं आया। तो आइए शुरू करते हैं। कहाँ सर? अपनी पढ़ाई से। चलिए चलते हैं कहाँ? क्लास में। देखिएगा सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको नोट्स सारा डाल देता हूँ, है ना। सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल जाता है। क्या है आपको सर्च करना है? टेलीग्राम जाइएगा, वहां पे सर्च करिएगा नेट वाला भैया, ये सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा ये लोगो ऑलरेडी आपको दिखेगा और वहां पे आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो है वो आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन कॉमर्स का और अदर पेपर वन के लिए सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलता रहे। चलिए इसके साथ व्हाट्सएप पे भी आप इंक्वायरी किसी भी चीज की कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो। कर रहे हैं हम लोग इंडियन लॉजिक और उसका रिविजन। आइए तो शुरू करें सर? बिल्कुल शुरू करिए। देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत प्रिस्क्राइब वे में मैंने नोट्स बना रखा है और पूरा हैंड रिटन है, तो आपको बहुत शॉर्ट्स में बहुत सारी चीजें समझने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। बस आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने शुरू से आपको समझा के रखा है। देखिए इंडियन फिलोसफी या लॉजिक, इंडियन लॉजिक कह लीजिए या इंडियन फिलोसफी कह लीजिए, बेसिकली लॉजिक आया वर्ड क्या? फिलोसफी, फिलोसफी से ही आया, भारतीय दर्शन, है ना। अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें तो फिलोसफी का मतलब होता है लव ऑफ नॉलेज। क्या होता है? लव ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान प्रेम की, मतलब बोलते हैं ना कि टोटल हम लोग को नॉलेज के लिए एक्साइटमेंट रहता है कि भैया मतलब ये चीज हुआ तो क्यों हुआ, हम आत्मा है कि नहीं, किसी और चीज पे रिसर्च करना हो तो भैया उसका नॉलेज, है ना। हर चीज का एक्साइटमेंट, और लॉजिक भी उसी को बोलते हैं। लॉजिक मैंने कहने का मतलब है तथ्य, तर्क, कि आपने इस चीज को लेकर क्या तर्क दिया है, वो चीज यहाँ पे पढ़ना है। तो इंडियन लॉजिक या फिलोसफी कह लीजिए, भारतीय दर्शन या भारतीय तर्क, है ना, जो आपको दिए गए। तो अगर हम फिलोसफी का मतलब क्या बोला? देखिए फिलोस का मतलब होता है लव और सॉफी मीन्स होता है नॉलेज, इसलिए हमने कहा फिलोसफी मीन्स लव ऑफ नॉलेज। फिलोसफी यानी दर्शन, दर्शन कहने का मतलब है माइंड का उपयोग करके आंसर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अगर मान लो आपसे एक सवाल पूछा, कोई भी सवाल पूछ दिया, उसका आंसर कई तरीके से हो सकते हैं। कुछ लोग ए आंसर देंगे, कुछ बी, कुछ सी, कुछ डी, अलग अलग देंगे। आप अपने तर्क के आधार पर, आप अपने माइंड के आधार पर जो आंसर दोगे, ठीक है, वो अलग मतलब होगा, किसी को अलग मतलब होगा। तो यही चीज कह रहा है फिलॉसफी में भी कि इंसानों के तर्क के आधार पर, इंसानों के सोच के आधार पर जो बातें कही गई है उसको कहा गया क्या? फिलोसफी, है ना जी। सो इंडियन फिलोसफी को 4 पीरियड में बांटा गया है। 4 समय, समय होता है ना भैया, पहले ये पीरियड आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, वो, तो 4 पीरियड में बेसिकली बांटा गया है। जो पहला पीरियड रहा उसको वैदिक काल कहा गया, वैदिक पीरियड। कौन सा पीरियड कहा गया? वैदिक पीरियड। सेकेंड पीरियड जो रहा उसको महाकाव्य काल कहा गया। तीसरे को सूत्रा पीरियड कहा गया, जहां बहुत सारे फॉर्मूलाज डेवलप किए गए। और लास्ट पीरियड जो क्या, वर्तमान, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पीरियड कहा गया, वर्तमान और समसामयिक काल। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। कहता है इंडिया के सबसे पुराने पार्ट या अंग को वैदिक काल कहा जाता गया है, और इसी काल में वेद, उपनिषद जैसे दर्शन आए थे। तो सबसे पहला जो पार्ट था, अंग था, कौन सा? वैदिक काल था, है ना। उसके बाद बोला सेकेंड, इंडियन फिलोसफी का सेकंड पीरियड, जिसको एपिक पीरियड कहा जाता है, जिसमें महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथ आए, उसकी रचना हुई, और बुद्ध और जैन धर्म भी इसी काल में आए थे। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड में अगर हम बात करें इंडियन फिलोसफी का, तो थर्ड पीरियड सूत्रा पीरियड कहा जाता है, जहां इस काल में न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन बेसिकली आए और बहुत सारे सूत्र डेवलप किया गया, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें तो इंडियन फिलोसफी का जो फोर्थ पीरियड है, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पीरियड,
जिसको हम कहते हैं राजा राम मोहन राय से शुरू होता है और इस काल के दार्शनिक महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जो है उन तक खत्म होता है। तो ये था आपका 4 पीरियड। बेसिकली इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया। चलिए अगर हम बात करें स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी की, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, भारतीय दर्शन के संप्रदाय की अगर बात किया जाए तो उनको 2 भाग में बांटा गया है। सर कौन कौन सा भाग? एक भाग होता है ऑर्थोडॉक्स, जिसको हम लोग आस्तिक बोलते हैं, देखो आस्तिक, और दूसरा होता है हेटेरोडॉक्स, जिसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्तिक और नास्तिक। वैसे तो आस्तिक और नास्तिक का जनरल भाषा में डेफिनेशन लोग क्या दे देते हैं कि भैया जो भगवान को मानते हैं वो आपके आस्तिक, और जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक। लेकिन दर्शन के हिसाब से वेदों में क्या कहते हैं, आपका दर्शन के हिसाब से भारतीय दर्शन में जो है ऑर्थोडॉक्स को आस्तिक कहा गया है, जो वेद को मानने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे वेद हैं, 4 तरह के वेद और उपनिषद है, बहुत सारी चीजें, लेकिन 4 वेद जो हैं वो वेद को मानने वाले जो हैं उसको कहा जाता है आस्तिक, और वेद को ना मानने वाले को, है ना, उसको कहा जाता है नास्तिक। वेद को जो मानने वाले दर्शन थे, है ना, वो 6 दर्शन थे जिसे आस्तिक कहा गया। कौन कौन सा? सर न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, संख्या दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, अब ये देखिए न्याय दर्शन के जो प्रणेता हैं उनको कहा जाता है क्या? महर्षि गौतम। और वैशेषिका कनक, ये मुनि को कहा गया, कनक नहीं, कनाद, है ना, ठीक है। संख्या, ठीक है, योगा पतंजलि, ठीक है, मीमांसा जैमिनी मुनि, वेदांता शंकरा, ये सारे जो है वो अलग अलग मुनि ने अलग अलग बारे में कहा है और अलग अलग चीजों की व्याख्या करी। हमें जो है इसमें जो पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है न्याय दर्शन के बारे में, क्योंकि न्याय दर्शन से ही हमारा वो जो प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, ये सारी चीजें आपके तालमेल रखती है। उसके साथ साथ 3 ऐसे दर्शन भी हुए जो नास्तिक, जिनको कहा गया, जो वेदों को बिल्कुल भी नहीं मानते। तो इसका मतलब अगर इंडियन फिलोसफी की अगर हम बात करें तो टोटल 9 दर्शन हुए। कितने दर्शन हुए? 9 दर्शन हुए। दर्शन मतलब फिलोसफी, है ना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब से अपनी तर्क दिए, दैट इज कॉल्ड फिलोसफी। ठीक है, तो ये 9 फिलोसफीज हैं, जिसमें 6 जो है वो वेद को मानने वाले थे और 3 जो है वेद को नहीं मानने वाले थे। ठीक है जी सर। तो उसमें से कौन कौन था सर? चार्वाक था, बुद्धिस्ट था और जैनिज्म। ये 3 दर्शन जो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं, ये कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, और ये बोलते हैं आत्मा पे बिलीव करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कह रहे हैं इन दर्शन में से सिर्फ हमें न्याय फिलोसफी पे पढ़नी है या पढ़ाई करनी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हमको इतना सारा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है सर? हमें पढ़ना है कि न्याय दर्शन क्या होता है, और उसी में सारी चीजें हमें डिटेल में डेप्थ में पढ़नी है। आइए, हालांकि इसको जानना है बेसिक चीज, तो ये तो फिलोसफी का पार्ट है, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आपको, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जानिए, है ना। चलिए अब चलते हैं। अगर हम बात करें न्याय दर्शन का, तो न्याय के जो प्रणेता थे वो महर्षि गौतम थे। कौन थे? महर्षि गौतम, है ना। इनको अक्षपाद भी कहा गया है, इन्हें गौतम भी कहा गया है। क्या कहा गया है? गौतम और अक्षपाद भी। न्याय को तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र और वाद विद्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाद विद्या, प्रमाण शास्त्र और तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। अगर जस्टिस और लॉजिक की बात की जाती है, जो लॉजिक एनालिसिस ऑफ फिलोसफी, है ना, तो फिलोसफी के जस्टिस और लॉजिक की बात यहाँ करी जाती है। टॉक्स अबाउट साइंस एंड स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, तो यहाँ टॉक्स अबाउट साइंस एंड एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, उसकी बात यहाँ पे करी जाती है। अगर हम बात करें नेचर ऑफ नॉलेज इन न्याय में अगर नॉलेज की बात करें तो ज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पर, और एक को बोलते हैं मेमोरी, स्मृति के आधार पर। क्या ध्यान समझिएगा, नॉलेज की बात करें अगर हम न्याय फिलोसफी में, तो उसको 2 तरीके से बांटा गया। कौन कौन से तरीके से? एक को बोला गया अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंसेस के आधार पर, और दूसरा को बोला गया स्मृति, यानी मेमोरी के आधार पर। तो अगर हम बात करें अनुभव का, तो अनुभव को भी 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? एक को बोला गया यथार्थ प्रमा, यथार्थ में प्रमा, और 2 को बोला गया अयथार्थ प्रमा। तो अयथार्थ प्रमा का मतलब हो गया कि जहां संशय, भ्रम, तर्क, ये सब चीजें, डाउट आपके मन में आएगा। और यथार्थ प्रमा का मतलब हो गया, जो यथार्थ मतलब होता है जैसा है वैसा ही, कोई चेंजेस नहीं, है ना, मतलब प्रूफ के तौर पर देखना, तो वो होता है यथार्थ प्रमा। तो यथार्थ प्रमा और अयथार्थ प्रमा में क्या है? अयथार्थ में मतलब आपको संशय, भय, तर्क, ये सब चीज जान लेगा। लेकिन अगर यथार्थ प्रमा की बात करें
तो प्रत्यक्ष, अनुमिति और शाब्द और उपमिति, ये 4 तरीके के क्या हैं आपके प्रमा है। चलिए अगर हम बात करें तो देखिए क्या बोला, प्रमा यथार्थ की अगर हम बात करें तो कह रहा है यथार्थ मतलब गुड्स को उसी रूप में देखना जिस रूप में वो है, जैसे रस्सी को रस्सी समझना। तो यथार्थ प्रमा मतलब बोले ना एज इट इज, जैसा है वैसा ही समझना, उसको क्या बोलते हैं यथार्थ प्रमा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक दूर लटका हुआ एक रस्सी देखा, तो रस्सी को अगर आप रस्सी समझ रहे हैं कि हाँ भाई वो क्या है, वो रस्सी है, तो उसको हम कहते हैं यथार्थ, जैसा है वैसा ही। लेकिन अयथार्थ कहने का मतलब है कि गुड्स, यानी कि कुछ गुड्स को उस रूप में ना देखकर किसी और रूप में देखना। मतलब अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा कम लाइट था, आपने रस्सी को क्या देख लिया, वो सोचा वो सांप लटक रहा है, तो रस्सी को अगर सांप समझ रहे हो तो उसको अयथार्थ प्रमा कहते हैं, है ना। ये देखिए कहता है प्रमा की प्राप्ति जिस सोर्स के द्वारा होती है उसे प्रमाण कहते हैं। ध्यान समझिएगा, कह रहा है प्रमा की प्राप्ति जिस सोर्स के द्वारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। और न्याय में 4 प्रमाण होते हैं। कितने प्रमाण हैं, 4। वैलिड सोर्स ऑफ कितना है, 4 माना गया है। ध्यान समझिएगा, 4 वैलिड सोर्स माना गया। और प्रमा की प्राप्ति जिस सोर्स से, किस सोर्स से हो रही है, जिस भी सोर्स से हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। प्रमाण मतलब प्रूफ, है ना। अब यह न्याय में 4 प्रमाण होते हैं। कितने प्रमाण, 4 प्रमाण होते हैं। कौन कौन सा, पहला परसेप्शन, जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, कि जो हमारे सामने है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता लगा ले रहे हैं उसको। दूसरा है इन्फरेंस, अनुमान, ठीक है ना, एजम्पशन बोल सकते हैं इसको। तीसरा है वर्बल टेस्टिमोनी, मतलब शब्दा, ठीक है। और चौथा है इम्प्लीकेशन या एजम्पशन, जिसको हम लोग उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। चारों को डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से बस सुनिए अभी, ठीक है। क्या उसके बाद क्या, ये क्या है, वैलिड सोर्स फॉर न्याय, ये न्याय सोर्स के लिए वैलिड क्या है, वैलिड प्रमाण है। इन चारों को वैलिड प्रमाण माना गया है। अब आइए उसके बाद 2 और है, अर्थपति और अनुपलब्धि। अर्थपति और अनुपलब्धि जो है इनवैलिड सोर्स ऑफ न्याय माना गया है। इसको क्या माना गया है, इनवैलिड सोर्स। अगर हम बात करें, चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा देख लें, क्या रिवीजन कर लें, आ जाइए सर, ध्यान समझिएगा। चलिए यहां से देखिए, अगर ज्ञान की बात करें तो 2 भाग में बांटा गया ज्ञान को, अनुभव और स्मृति। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, स्मृति मतलब मेमोरी। अगर हम अनुभव की बात करें तो यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ मतलब एज इट इज, जैसा है वैसा अगर हम समझ रहे हैं, अगर रस्सी को रस्सी समझ रहे हैं, कुआं को कुआं समझ रहे हैं, तो हम क्या यथार्थ प्रमा की बात करें। लेकिन अयथार्थ की बात करें तो भाई साहब जैसा है वैसा नहीं, रस्सी को अगर सांप समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें यथार्थ में, तो जो चीज प्रमा की प्राप्ति की जिसके द्वारा होती है, प्रमा की प्राप्ति जिसके द्वारा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमाण करते हैं, प्रूफ कहते हैं। तो प्रूफ, न्याय में प्रमाण 4 तरह के होते हैं। कौन कौन सा, परसेप्शन, इन्फ्लुएंस, वर्बल टेस्टिमोनी और इम्प्लीकेशन, ये वैलिड सोर्स हैं। और 2 इनवैलिड सोर्स हैं, अर्थपति और अनुपलब्धि। ये बात ध्यान में रखिएगा जी। अब चलिए, अब हम पहला पे आते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण को बोलते हैं परसेप्शन। परसेप्शन मतलब कह रहा है फर्स्ट वैलिड सोर्स ऑफ न्याय फिलॉसफी। न्याय फिलॉसफी का यह सबसे पहला प्रत्यक्ष पहला प्रमाण है न्याय का। किसका, न्याय का। प्रत्यक्ष 2 वर्ड से मिलकर बना है। क्या, प्रति मीन्स सामने, प्रति मीन्स सामने, और अक्ष मीन्स आंख। तो मीन्स जो आंख के सामने हो वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब तो यही हुआ जी सर, क्या, प्रति मतलब सामने और अक्ष मीन्स आंख। तो जो आंख के सामने हो वो क्या है, प्रत्यक्ष है। बट ये बहुत ही स्मॉल मीनिंग है प्रत्यक्ष का। क्या मतलब है, जैसे मैंने बोला प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब मेरे आंखों के सामने जो हो रहा है वो प्रत्यक्ष है, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन इसका डेप्थ नहीं है। डेप्थ क्या है, बहुत छोटा मीनिंग है। अगर हम रियल प्रत्यक्ष का मतलब सिर्फ समझें तो बड़े मीनिंग में प्रत्यक्ष का मतलब है वो ज्ञान से है जो सारी सेंसेस, इंद्रियों जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा यानी स्किन और जीव से पता चल सके। मतलब अगर हम बात करें प्रमाण की, तो प्रमाण सिर्फ आंख से देखा हुआ चीज को नहीं बोला गया, बड़े मीनिंग में, बड़े शब्दार्थ में उसको बोला गया कि आंख, कान, नाक, त्वचा यानी स्किन और जीव से पता कर सकते हैं कि भैया उसका प्रमाण है। अगर आप कोई चीज सूंघ के बता दे रहे हैं तो ये भी इसको भी प्रमाण माना गया है, ठीक है ना जी सर। अब देखिए प्रत्यक्ष का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ परसेप्शन, ठीक है, ध्यान समझिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ परसेप्शन ना 2 तरह के किया गया, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर हम ऑर्डिनरी की बात करें तो लौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है, इसको साधारण प्रत्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। साधारण प्रत्यक्ष 2 तरीके का, बाह्य और आंतरिक।
और अलौकिक प्रत्यक्ष की बात करें तो वो सामान्य, ज्ञान और योगास, 3 परसेप्शन होते हैं। अब चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। ऑर्डिनरी का अगर हम बात करें तो एक पॉइंट ऑफ व्यू वाइज से 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। अगर हम अब चलिए इसको थोड़ा ब्रॉड व्यू में समझते हैं। ऑर्डिनरी परसेप्शन यानी लौकिक प्रत्यक्ष की अगर बात करें तो कह रहा है सेंसेस के थ्रू जब आप डायरेक्ट किसी भी चीज को परसीव करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्डिनरी परसेप्शन। मतलब ध्यान से समझिएगा, सेंसेस क्या क्या, 5 चीजें, नाक, आंख, कान, त्वचा और क्या, जीभ। ये 5 के थ्रू अगर आप कोई भी डायरेक्ट नॉलेज आपको महसूस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे सर, लौकिक प्रत्यक्ष बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्डिनरी, देखिएगा कह रहा है एक्सटर्नल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पहला एक्सटर्नल परसेप्शन का बात कर रहा है। तो कह रहा है जब हम 5 सेंस के थ्रू नॉलेज गेन करेंगे तो हम उसको एक्सटर्नल परसेप्शन कहेंगे। बाहरी, एक्सटर्नल मतलब देखकर, सूंघकर, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी मतलब कानों से सुनकर, टैक्टाइल स्किन्स के थ्रू या टेस्ट करके। ये 5 अगर सेंस के थ्रू आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल परसेप्शन। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल परसेप्शन, ठीक है। आप जाइए दूसरा, अगर हम इंटरनल परसेप्शन की बात करें तो इंटरनल परसेप्शन में मन को इंटरनल सेंस माना गया है। क्या माना गया है, इंटरनल सेंस माना गया है। मन को इंटरनल सेंस, इंटरनल मतलब आंतरिक, है ना, जो मेरा मन है, बोलते हैं ना मन बुद्धि, तो वो मन इंटरनल वाला, मन कर रहा है ये कर लेंगे सर, तो वो इंटरनल परसेप्शन उसको बोला गया है। क्या बोला गया, इंटरनल। ये किसका है, एक्सटर्नल और इंटरनल सर, एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्डिनरी लौकिक प्रत्यक्ष का 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए अगर हम बात करें मन के द्वारा जो प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है उसे इंटरनल परसेप्शन कहा गया। जैसे बहुत दुख में है सर, बहुत सुख है, बहुत हैप्पी है, बहुत इच्छा कर रहा है, डिप्रेस में चले गए, हंग्री हो रहा है, ये क्या है सब मन का भ्रम है ना। मन से वह चीज है, दुख कहां से चलता है, मन से, सुख कहां से चलता है, मन से, हैप्पीनेस, तो ये सारा चीज क्या है, मन का परसेप्शन है। इसको इसलिए इसको इंटरनल परसेप्शन कहा गया है, आंतरिक प्रत्यक्ष कहा गया। बात समझ में आया जी सर। अगर हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू का बात करें, ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट परसेप्शन की बात करी गई है। इनडिटर्मिनेट को बोलते हैं क्या, निर्विकल्प प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष। वो प्रत्यक्ष है जिसमें हमें वस्तु के होने का आभास होता है बट उसके फीचर्स का पता नहीं चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, उसको बोलते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष। फॉर एग्जाम्पल जब हम सोकर उठते हैं, देखो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, आप ध्यान देना कि मान लो आप बेड लगा हुआ है, आपके सामने टेबल है, ठीक है, और आपके सामने टेबल है और टेबल पे कुछ गोल गोल रखा हुआ है, मान लो आपका कोई एप्पल ही रखा हुआ है, ठीक है, तो आप ना जब सो के तुरंत उठते हो तो आग ऐसे ऐसे करते हो, मलते हो, देखते हो कुछ तो है वहां गोल गोल सा, कुछ गोल गोल सा है, क्या है नहीं पता है बट गोल गोल कुछ पता चल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, निर्विकल्प प्रत्यक्ष, जिसमें उसके फीचर्स का पता नहीं होता बट ओवरऑल पता होता है कि कोई गुड्स वहां पे रखा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष। जैसे देखो क्या लिखा है, जब हम सोकर उठते हैं तब सामने वाले टेबल पर एक एप्पल रखा होता है बट हमें क्लियर नहीं दिखता, बस इतना पता होता है कि हम कुछ वहां पे क्या है, गोल गोल रखा हुआ है। इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट या निर्विकल्प। और डिटर्मिनेट परसेप्शन का मतलब क्या होता है, सविकल्प प्रत्यक्ष। सविकल्प प्रत्यक्ष क्या मतलब होता है कि आपको मेन गुड्स के साथ साथ उसके फीचर्स का भी पता चलता है। जैसे आपको दिख रहा है कि भैया गोल गोल है, वहां सेव है ना, इस तरीके। देखो क्या कह रहा है, सविकल्प क्या है, जस्ट अपोजिट है। यहाँ आपको किसी भी वस्तु का निश्चित और स्पष्ट ज्ञान होता है। तो कोई भी एप्पल वहां पे जो गोल गोल उस समय दिख रहा था, अब सो के उठे तो आपको क्या हो रहा है, वहां पे दिख रहा है कि भाई पूरा पूरा एप्पल है, तो उसको हम बोलेंगे सविकल्प प्रत्यक्ष। क्या है, सविकल्प। सविकल्प प्रत्यक्ष में सिर्फ किसी वस्तु का अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता है बल्कि उसके फीचर्स, गुणों का भी ज्ञान होता है। कह रहा जब हम किसी चेयर को देखते हैं तो हमें केवल चेयर क्या ही नहीं बल्कि उसके फीचर्स का भी ज्ञान होता है। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि मान लो अब तुम दूर से बैठे हो, कहीं चेयर तुमको दिख रहा है तो चेयर में सब कुछ दिख रहा होगा ना भैया, चेयर में अगर चक्का है तो चक्का दिख रहा होगा, गोल गोल घूमता है तो गोल गोल घूमते हुए दिख रहा होगा, सारा फीचर्स दिख रहा होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सविकल्प और निर्विकल्प में क्या फर्क है। निर्विकल्प में फीचर्स पता नहीं चलता है, ठीक है, सिर्फ उसके जो मेन कैरेक्टर है वो पता चल रहता है, उसके फीचर्स का पता नहीं रहता है। लेकिन सविकल्प में फीचर्स का भी हमें पता रहता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, एक था ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का उतना सारा टाइप्स हो गया, क्या क्या, ऑर्डिनरी का इंटरनल एक्सटर्नल था और एक फिर डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट था। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन की बात करते हैं जो अलौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलौकिक प्रत्यक्ष। आइए
कह रहा है सेंसेस का किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशन होता है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन कहते हैं। फिर से ध्यान समझिएगा, क्या कहा, सेंसेस का किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशन होता है उसे ही हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन कहते हैं। जैसे सबसे पहला है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण का क्या मतलब हुआ कि जिस प्रत्यक्ष से पूरी एक जाति का पता चल जाता है उसको सामान्य लक्षण कहते हैं। मतलब पूरी जाति का मतलब राम श्याम दोस्त हैं और हम जब राम को देखते हैं तब कहते हैं कि राम मनुष्य है। इस कारण यह है, इसका कारण यह है कि राम कहने से हमें पता चल गया कि राम ह्यूमन है। तो अब देखो सामान्य लक्षण में क्या था, नॉर्मल चीज कि भैया जो हम कह रहे थे, ठीक है, वही चीज हमें दिख रहा है। मतलब एकदम सिंपल सिंपल हमने बोला कि तुम और मैं घर चले जाते हैं, ठीक है, चलते हैं, ठीक है, बोल दिया हमने, तुम और मैं क्या करते हैं, घर चले जाते हैं। अब तुम और मैं कौन है, इंसान है। तो उसी तरह से राम श्याम क्या थे, दोस्त थे। और जब हम राम को देखते हैं तब कहते हैं क्या कि राम मनुष्य, क्योंकि राम की कल्पना हमने क्या कर रखी है, भगवान है। लेकिन जब सामने हमने देखा, ठीक है, सामान्य लक्षण क्या है कि भैया हमने सामने देखा तो राम को देखा कि राम क्या है, मनुष्य है। यहाँ पे ह्यूमन की बात करी गई है, ठीक है। तो इसलिए सामान्य लक्षण क्या हो गया कि जो प्रत्यक्ष से पूरी तरह एक जाति का पता चल जाता हो कि भैया मनुष्य है, इंसान है, जानवर है, क्या है, भगवान है, उसको। चलिए अगर ज्ञान लक्षण की हम बात करें तो बियॉन्ड द सेंसेस, मतलब सेंसेस के बियॉन्ड की बात करता है। जब हम किसी चीज का पता लगा लेते हैं और उसको हम ज्ञान लक्षण कहते हैं। क्या बोलता है, बियॉन्ड द सेंसेस जाकर, जब है ना, जैसे बियॉन्ड द सेंसेस जाकर किसी चीज का पता लगाना, मतलब क्या हुआ, ये देखो इसका एग्जांपल समझो। करा अगर हमें रसगुल्ले का मीठापन चेक करना हो तो टेस्ट करके बताना होगा, बट ज्ञान लक्षण में रसगुल्ला देखकर ही अगर मीठापन पता चल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञान लक्षण। ध्यान समझना, बियॉन्ड द सेंसेस मतलब तुम्हारा माइंड देखकर ही बता रहा है कि भैया ये चीज इसमें ये हो सकता है, ठीक है। जैसे आग, जलता हुआ आग है, तुम देख के बता सकते हो ना कि भैया अगर उसमें हाथ देंगे तो जलेंगे, क्यों, क्योंकि तुमने पहले कहीं ना कहीं कुछ कर रखा है, आपको पता है ये चीज। तो वो सारा बात बोल रहा है। और तीसरा है योगाज। योगाज होता है नॉर्मली हमारे सेंसेस इतना दूर रखे चीजों से उसका रिजल्ट बता दे, मतलब दूर रखा है और हम टेस्ट कर लें, पॉसिबल ही नहीं है। बट कुछ ऐसे देखो, अब ऐसा क्या ना, योगाज लक्षण जो होता है योगाज वाला, वो ना कुछ देखा होगा आपने, साधु बाबा, वो ना आपको देखकर, आपके कुछ कुछ हाथ की लकीर देखकर ये बता देते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है या आप कैसे कैसे करने वाले। ये क्या है, ये सर, ये ना इसको बोलते हैं असाधारण इंसान, है ना। जो साधारण नहीं है, असाधारण है, उसको सिद्धि प्राप्त है और वो योगास के थ्रू प्राप्ति होती है और उस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताना शुरू कर देता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, योगास लक्षण। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रत्यक्ष है, ठीक है। चलो 3 यही था। चलिए ये तो हो गया नॉर्मल। अब है अनुमान। अनुमान की हम बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले 1 सेकंड का ब्रेक ले लें। चलिए सर, आइए अब क्या है, अनुमान। अब अनुमान बोला जाता है इन्फरेंस को। इन्फरेंस क्या है जी भैया, अनुमान। अनुमान सेकंड प्रूफ है न्याय फिलोसफी का। क्या है, सेकंड वैलिड प्रूफ है न्याय फिलोसफी का। कह रहा है ऑलरेडी नॉलेज है उसी के बेस पर दूसरे नॉलेज पे जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनुमान। जैसे अनुमान, अजम्पशन बोलते हैं कि भैया हमको जो चीज पता है उसका अजम्पशन लगा लेना, है ना। जैसे अगर हम मान लो कि किसी बच्चे की आवाज सुन लें, बकरी के बच्चे की, तो हम उसकी आवाज को क्योंकि पहले सुने हुए गांव में रहते हैं, तो बकरी के बच्चे की आवाज सुने हुए, तो हम दूर से भी कहीं कोई मैं कर रहा होगा तो हमको पता चल जाएगा बकरी के बच्चे की आवाज है। शेर की आवाज है, दहाड़ रहा होगा तो हमें शेर पता है, शेर दहाड़ता है, अगर हमने उसकी आवाज सुन लिया तो हम क्या बोलेंगे कि हम वो शेर आ रहा है। तो इसी तरह से अनुमान का मतलब होता है, अनु मतलब आफ्टर और मीन मतलब नॉलेज, आफ्टर द नॉलेज, है ना। क्या हुआ, आफ्टर दी नॉलेज। तो अनुमान किस बेस पर, नॉलेज के बेस पर, जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पर। कह रहा है नॉलेज के बेस पर दूसरी नॉलेज तक पहुंचने का काम क्या है, इसको बोलते हैं अनुमान। फॉर एग्जाम्पल पहाड़ में धुआं है ना, पहाड़ में क्या है, धुआं है, इसका मतलब वहां कहीं आग लगी होगी। क्यों, क्योंकि आग लगती है तभी धुआं होता है। ये तो बात हमको पता है कि जहां जहां आग लगेगा वहां वहां धुआं होगा। तो अगर हम पहाड़ में हमको धुआं दिख रहा है तो हम क्या मानेंगे कि वहां आग श्योर सर्टेन लगा होगा, ठीक है।
तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है हमारा अनुमान में 3 टर्म होते हैं, बात सही है भाई, अनुमान में 3 टर्म होते हैं। कौन कौन सा? साध्या, माइनर टर्म, सॉरी मेजर टर्म जिसको हम लोग साध्या कहते हैं, माइनर टर्म जिसको हम लोग परीक्षा कहते हैं, और मिडिल टर्म जिसको हम लोग हेतु, लिंगा, लिंगी कहते हैं, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेजर टर्म क्या होता है सर? सर मेजर टर्म कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट होता है या प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट दोनों सेम चीज है। तो मेजर टर्म किसको बोलते हैं? कंक्लूजन का प्रेडिकेट। माइनर टर्म बोलते हैं कंक्लूजन का सब्जेक्ट, और मिडिल टर्म बोलते हैं कॉमन टर्म या जो दोनों में जो मिल रहा होता है उस टर्म को, है ना। बात ध्यान रखिएगा। अब ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, क्या क्या? 5 सीक्वेंस ऑफ अनुमान। 5 सीक्वेंस ऑफ अनुमान, सबसे पहला है प्रतिजना, फिर है हेतु, फिर है उदाहरणा, फिर है उपनयन और फिर निगमना। एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई एग्जाम्पल दिया हो तो उदाहरण इसको बोलते हैं, उदाहरण में मतलब एग्जाम्पल। रीजन, क्योंकि वाला स्टेटमेंट आ जाए ना तो यहाँ पे रीजन हेतु होता है। प्रतिजना रिक्वायर्ड टू बी प्रूव, जिसको प्रूफ करना है। उपनयन मतलब एप्लीकेशन या अफर्मेशन, ठीक है। और निगमन कंक्लूजन को बोलते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये कैसे कैसे पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो इसका भी आपको ऊपर नीचे करके दे देगा, या फिर इसके साथ यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देगा, यहाँ रीजन दे देगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड दे देगा, यहाँ एग्जांपल रीजन दे देगा, और आपको बोलेगा मैच करिए, या बोलेगा इसके साथ कौन कौन सा मैच करेगा वो बताइए। तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। पून, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो क्या है? PHUUN, प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपनय और निगमना, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान, अनुमान का क्लासिफिकेशन कैसा कैसा किया गया, तो साइकोलॉजिकल के बेस पे किया गया। साइकोलॉजिकल मतलब होता है मनोविज्ञान। अगर व्यक्ति के बेस पर किया जाए तो भी किया, 3 के तरीके से किया, और इंडक्शन के बेस पे 3 किया गया। ध्यान से समझिएगा, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, फिर नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल का, तो बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल 2 तरीके के अनुमान है। कौन कौन सा? स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थ मतलब होता है खुद के बारे में प्रेडिक्शन लगाना कि भैया हम जो है आगे यहाँ होंगे, क्योंकि इतना बार प्रीवियस क्लास में टॉप किए थे तो अगले क्लास में भी टॉप करेंगे, समझ रहे हो। और परार्थ में अनुमान होता है मतलब दूसरे के बारे में प्रेडिक्शन लगाना। स्वार्थ मतलब खुद के बारे में, और परार्थ मतलब दूसरे के बारे में प्रेडिक्शन लगाना। चलिए अगर हम बात करें व्यक्ति की, तो व्यक्ति 3 तरीके से इसको दिखाया गया है। पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्टा। अगर पूर्ववत की बात करें तो पूर्ववत का मतलब होता है पहले, कोई भी रीजन होने से पहले हमें कोई भी कॉज का इफेक्ट होने से पहले हमें पता चल जाता है कि होने। जैसे अगर हम बादल देखकर ये बता दें कि बारिश होने वाली है ना, ये इसको बोलते हैं पूर्ववत अनुमान। शेषवत बोलते हैं जब हम किसी का रीजन देखकर उसके इफेक्ट को बताने की कोशिश, सॉरी कॉज को बताने की कोशिश करते हैं। रीजन मतलब इफेक्ट, किसी का इफेक्ट देखकर हम उसके कॉज को बताने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई मान लो कोई कीचड़ का रास्ता है और वहां से बहुत सारे पैर के निशान गए हुए हैं, तो हम बता देते हैं कि यहाँ से भी कोई गया हुआ है। या फिर कोई मोटरसाइकिल चल रहा है, या फिर कोई बाइक चल रहा है, कार चल रहा है, तो हम ये यहाँ के बता सकते हैं कि भैया वहां से कोई अभी अभी कोई गुजरा है। उसको बोलते हैं शेषवत अनुमान। और सामान्यतः दृष्टा जो एज इट इज है, समान है ना। जैसे सूर्य चमक रहा है तो चमक रहा है, चांद चमक रहा है तो चमक रहा है, उसको बोलते हैं सामान्यतः दृष्टा। अगर हम ऑन द बेस ऑफ इंडक्शन की बात करें तो केवल लेनावी होता है जब हम मिडिल टर्म और मेजर टर्म का रिलेशन देखते हैं पॉजिटिव इंस्टेंस में हो। केवल लेनावी तरीके का मतलब होता है नेगेटिव इंस्टेंस में मिडिल टर्म मेजर टर्म का रिलेशन हो। और अनावय तरीके मतलब दोनों मिडिल टर्म मेजर टर्म के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर रिलेशन हो तो उसको हम कहते हैं आपका अनावय तरीके। अब देखिए ध्यान से समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज अभी यहाँ पे लिखा होगा। देखो स्वार्थ अनुमान बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल, स्वार्थ अनुमान है खुद के बारे में अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। यही मैंने बोला। परार्थ अनुमान सर दूसरों के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं या अनुमान लगाते हैं। अगर नेचर की बात करें तो नेचर ये है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट के बीच का रिलेशनशिप को बताता है नेचर में। पूर्ववत अनुमान जो पहले से ही कॉज पता हो, हमको कॉज क्या है पहले से पता हो कि बादल देखकर बता देंगे कि क्या बारिश होगी, इसको बोलते हैं। शेषवत अनुमान मतलब इफेक्ट के बाद कॉज का पता चलता है। अगर कोई इफेक्ट कोई चीज हो गया तो हमें कॉज का पता चलेगा। जैसे अगर कोई रोड से क्रॉस कर गया तो हम छाप देखकर बता देंगे क्या यहां से कोई गया है। तीसरा है सामान्यतः दृष्टा, मोटा जनरली व्हाट लुक्स लाइक, जो जैसा है वैसा ही दिखता है। मतलब फॉर एग्जांपल सूरज एज इट इज, है ना, उसको बोलते हैं सामान्यतः दृष्टा। उसके बाद है बेस्ड ऑन इंडक्शन। इंडक्शन की बात करें तो केवल लेना विद इन्फरेंस होता है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मेजर टर्म मिडिल टर्म,
केवल त्रेकी नेगेटिव रिलेशन बिटवीन मेजर टर्म मिडिल टर्म, और अनावया त्रेकी मतलब बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन बिटवीन मेजर टर्म मिडिल टर्म। बहुत क्वेश्चन पूछा गया इससे, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना जी। जी चलिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है वो है शब्दा। शब्दा बोला गया वर्बल टेस्टिमनी को। अब देखो वर्बल टेस्टिमनी तीसरा वैलिड सोर्स है, थर्ड वैलिड सोर्स है। शब्दा कहा गया स्टेटमेंट ऑफ ट्रस्टवर्दी पर्सन। ट्रस्टवर्दी पर्सन कौन है? जो जिन्होंने वेद लिखा, जिन्होंने वेद की रचना की, तो उनके द्वारा कोई भी चीज कहा गया है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो चीज है वो बहुत सही है, और इसको थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज भी कहा गया है। अगर हम शब्दा के कंडीशंस की बात करें तो 4 कंडीशंस है। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्यता। आकांक्षा एक्सपेक्टेशन को कहा गया है, और योग्यता मतलब आपकी एबिलिटी को कहा गया, सन्निधि और तात्पर्यता। तात्पर्यता मतलब बोला जाता है कितना आप तात्पर्य, मतलब इससे मतलब क्या है ना, मीन्स बोला गया इसको, ये याद रखिएगा। इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा, AYST है ना, अयास है ना, AYS अयास से तात्पर्य, अयास से तात्पर्य मतलब आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्यता, AYST, इसको याद रखिएगा, ऐसे ही सीक्वेंस में पूछा जाता है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ शब्दा, शब्दा को क्लासिफाई करने का, तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बिहाफ पर 2 भाग में बांटा गया है। एक को बोला गया स्क्रिप्चुअल, जिसको वैदिक कहा गया। वैदिक मतलब जो वेदों में लिखा है वो वाला वैलिड सोर्स। उसके बाद दूसरा है सेक्युलर, जो लौकिक, जो ट्रस्टवर्दी पर्सन ने कहा है उसको सेक्युलर कहा गया। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, इन परसेप्सिबल और इनपरसेप्सिबल, दृष्टता और अदृष्टता। उसके बाद है चौथा सोर्स, जिसको हम लोग कंपैरिजन, जिसको उपमान कहा गया है। क्या कहा गया है? उपमान, है ना। उप मतलब होता है सिमिलैरिटी, और मान मतलब होता है नॉलेज। मतलब सिमिलर नॉलेज अगर उसके पास है और उससे प्रूफ हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या सर? उपमान। मेन थिंग इज कंपैरिजन। यहाँ पे क्या होता है? कंपेयर किया जाता है। जब भी उपमान का क्वेश्चन आएगा ना, देखिएगा कंपैरिजन किया जाएगा। उपमान जो भी है ना, उपमान सच भी है, हो सकता है और नहीं भी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए उपमान का मतलब कंपेयर किया जाता है कि तुम मेरे गोलू की तरह हो, तुम मेरे तरबूजे की तरह हो, है ना। तो वहां जहां कंपैरिजन वहां उपमान आ जाएगा। कंपोनेंट्स क्या है? उपानियम, उपामनम और सामान्य। तो उपानयम जो है उसको सब्जेक्ट कहते हैं कंपैरिजन में, नम और उपानमम क्या है जो है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सामान्य को एट्रीब्यूट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हर फेस इज लाइक द मून, तो इन चार्मिंगनेस, तो हर फेस क्या हो गया? सब्जेक्ट, मून क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और चार्मिंगनेस क्या हो गया? एट्रीब्यूट, उसके गुण को दर्शा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं आपका ये कंपोनेंट्स ऑफ उपमान। चलिए, अगर हम बात करें इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज की, अगर हम इनवैलिड सोर्स ऑफ बात करें अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी, तो उसके बाद आता है अर्थापति। अर्थापति क्या है? नॉट वैलिड सोर्स। सब इसके हिसाब से न्याय फिलॉसफी के हिसाब से वैलिड सोर्स नहीं है, बट हमें पढ़ना है। तो अजम्पशन और इम्प्लीकेशन, है ना। अर्थापति का मतलब होता है अजम्पशन या इम्प्लीकेशन। फिफ्थ सोर्स ऑफ प्रमाण, प्रमाण का 5वां सोर्स है। मतलब ये क्या बोलता है कि मतलब जो हमें पता नहीं होता उसके बारे में अजम्पशन लगाकर जज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने क्या बोला कि हमें पता ही नहीं होता उसके बारे में, और हम क्या करते हैं? हम अजम्पशन लगाकर उसको जज करते हैं। जैसे अगर कोई इंसान है, मोटा इंसान है, बहुत एकदम हेल्थी तगड़े वाला, और वो कहता है कि भैया हम दिन में नहीं खाते हैं, हम क्या है? दिन में नहीं खाते हैं, तो हम ये अजम्पशन लगा लेते हैं कि भैया चलो ठीक है, दिन में नहीं खाता होगा, रात में खाता होगा। सिंपल, एज सिंपल जी सर। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा इसका। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? राहुल कहता है राहुल जिंदा है बट घर में नहीं है। अरे भाई राहुल जिंदा है ना, घर में नहीं है, कहीं बाहर होगा। बात समझ रहे हो? तो ये बोलते हैं कि मतलब हम अज्यूम करते हैं कि कहीं बाहर होगा, मतलब जो भी चीज होना है, ठीक है, वो बाहर की वजह से होना है ना। देखो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया अर्थपति। अर्थ से उत्पत्ति हुई है इसकी, इसलिए इसको बोला अर्थपति। क्या बोला? अर्थपति। चलो अब आ जाए नॉन परसेप्शन, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि क्या है? जो अवेलेबल नहीं है बट फिर भी प्रमाण दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। मान लो क्लास टीचर क्लास में नहीं है, ठीक है, और आप उधर से क्रॉस कर रहे हो और बच्चे जो हैं पूरा हल्ला कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं कि लगता है क्लास टीचर क्लास में नहीं है, इसलिए बच्चे हल्ला कर रहे हैं। तो देखो किसी का ना होना अनुपलब्धि और आपको ज्ञान दे रहा है ना, प्रमाण दे रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन परसेप्शन। जैसे देखो जो चीज अवेलेबल नहीं है बट उसका प्रमाण है, अभी बताया एग्जांपल, जैसे फूल में सुगंध नहीं है बट फूल है, ठीक है।
किसी क्लासरूम में बच्चों की आवाज आ रही है, मतलब वहां पे टीचर अवेलेबल नहीं है, और हम क्रॉस कर रहे तो हमको पता चल जा रहा है कि वहां टीचर नहीं है, और इसका प्रमाण क्या है, बच्चों का हल्ला करना, तो इसीलिए कहा गया अनुपलब्धि। क्या कहा गया, अनुपलब्धि। लीजिए जी, तो ये हो गया क्या, ये आपका हो गया पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक। इसके साथ अब है स्ट्रक्चर और काइंड्स ऑफ अनुमान। तो 1 मिनट का लीजिए ब्रेक, और उसके बाद फिर शुरू करते हैं, है ना, हेत्वाभास फैलेसी, है ना, और स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान। चलिए जी, चलिए आ जाइए। ठीक है, समझ में आ रही है यहां तक? सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहां तक। यहां तक क्या दिक्कत होगा? अब हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान। अब तो कहता है अगर हम अनुमान की बात करें, ठीक है, क्या कह रहा है, अगर हम अनुमान की बात करें, है ना, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, कह रहा है अगर हम अनुमान की बात करें तो इसमें 3 टर्म होते हैं, ये बात तो हमें पता है, साध्या, पक्षा और हेतु। साध्या मेजर टर्म को कहते हैं, पक्षा माइनर टर्म को, और मिडिल टर्म को हेतु। ठीक है जी सर, सॉरी। अगर बात है साध्या का, तो प्रिडिकेट ऑन दी ऑन कंक्लूजन, कंक्लूजन का प्रिडिकेट जो है वो क्या कहलाता है, साध्या यानी मेजर टर्म। पक्षा बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, सब्जेक्ट को, और मिडिल टर्म कॉमन टर्म जो होता है प्रेमाइस में, उसको। तो अब कह रहा है अब अनुमान का जो उद्देश्य होता है, यानी कि टारगेट होता है मेजर टर्म का माइनर टर्म के साथ रिलेशन बनाना। क्या उद्देश्य होता है अनुमान में? बेसिकली क्या पर्पस होता है कि मेजर टर्म का माइनर टर्म के साथ रिलेशन बनाना, जिसमें मिडिल टर्म जो है वो ब्रिज का काम करता है, दोनों रिलेशन बनाने का काम करता है, इसीलिए इसको कॉमन टर्म भी बोलते हैं, है ना जी। तो इसी तरह से अगर हम उसको लैंग्वेज में समझे, तो मतलब साध्या और पक्षा के बीच रिलेशन बनाने के लिए हमें हेतु की जरूरत पड़ती है। क्या बोलती है? हेतु की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि हेतु दो प्रीमाइस का कॉमन टर्म होता है, ये बात पता है आपको? जी सर। हेतु किसको? मिडिल टर्म को। तो ये दो प्रीमाइसेस होते हैं ना, प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2 और कंक्लूजन, ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 टर्म है, तो यहाँ भी है और एक यहाँ भी, तो ये कॉमन टर्म जो होगा उसको क्या बोलेंगे? हेतु। वही यहाँ कह रहा है कि देखो इन दोनों को रिलेट करने के लिए बीच में मिडिल टर्म का जरूरत पड़ा ना, तो वही कह रहा है कि साध्या और पक्षा के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हमें हेतु की जरूरत पड़ती है। हेतु की जरूरत पड़ती है क्योंकि हेतु दो प्रोमाइसेस का कॉमन टर्म होता है। बात समझ में आया? जिसलिए, और इसीलिए कहा जाता है कि इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन द मेजर टर्म एंड मिडिल टर्म, जिसे हम व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्ति। अगर रिलेशन किसके बीच में हो? मेजर टर्म और मिडिल टर्म के बीच में हो, तो उसको हम व्यक्ति कहते हैं। और मिडिल टर्म इज प्रेजेंस इन माइनर टर्म, अगर मिडिल टर्म का प्रेजेंस माइनर टर्म के साथ रिलेशन हो, यानी मिडिल टर्म का रिलेशन माइनर टर्म के साथ हो, तो उसको हम पक्ष धर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन मेजर टर्म मिडिल टर्म, व्यक्ति, और मिडिल टर्म का प्रेजेंस हो अगर माइनर टर्म में, तो उसको पक्ष धर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्ष धर्माता कहते हैं। तो मतलब हेतु का साध्या के साथ अगर रिलेशन हो, हेतु का साध्या के साथ अगर रिलेशन हो, तो उसको व्यक्ति। देखो ऊपर में इंग्लिश में मेजर टर्म मिडिल टर्म बोल रहे हैं, यहाँ पे इसका लैंग्वेज बता दे रहा है, और कोई बात नहीं। हेतु का अगर पक्षा के साथ रिलेशन हो, तो उसको बोलते हैं पक्ष धर्माता। बट ध्यान से समझना, यहां से कहानी शुरू हो रही है। मैंने क्या बोला? हेतु का अगर साध्या के साथ रिलेशन हो तो व्यक्ति, हेतु का अगर पक्षा के साथ रिलेशन हो तो पक्ष धर्माता। बट हेतु का रिलेशन किसी के साथ नहीं है और फिर भी आभास यानी फील हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हेत्वाभास। हेतु का आभास हो रहा है बट है नहीं, दैट इज कॉल्ड हेत्वाभास, और इसी को कहा गया फैलेसी ऑफ इन्फरेंस। क्या कहा गया? फैलेसी ऑफ इन्फरेंस। अब इसी वजह से इल्यूजन, भ्रम, कुतर्क, ये सारा चीज जन्म लेता है। अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैलिड मिडिल टर्म। वैलिड मिडिल टर्म का अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो मिडिल टर्म अगर प्रेजेंट रहे माइनर टर्म में, तो उसको हम पक्ष धर्माता कहते हैं। प्रेजेंट रहे ऑल पॉजिटिव इंस्टेंस में, तो उसको हम सपक्ष सातवा कहते हैं। पॉजिटिव रहे अगर नेगेटिव इंस्टेंस में, तो हमको उसको विपक्ष सातवा कहते हैं। सपक्ष मतलब अपने पक्ष में, विपक्ष मतलब हमारे विपक्ष में, हमारे दूसरे में, तो सपक्ष सातवा, और पॉजिटिव में रहा सपक्ष और नेगेटिव में रहा विपक्ष में। बस अब
5 टाइप्स ऑफ फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस। भाई साहब हर साल क्वेश्चन इससे एक तो रहता ही है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहता है। आइए एक एक करके आराम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझ लेंगे सर? बिल्कुल समझ लेंगे। आइए शुरू करते हैं। असिद्धा, असिद्धा मतलब अनप्रूव्ड मिडिल टर्म, जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते, है ना, जिसको हम बिल्कुल भी सिद्ध नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? जी सर। असिद्धा का मतलब ये होता है अनप्रूव्ड मिडिल, नॉट एबल टू प्रूव, प्रूव करना ही नहीं, कर ही नहीं पाते, नॉट एबल टू प्रूव, असिद्धा, है ना। सिद्ध होता है प्रूव्ड किया हुआ, सॉल्व, और असिद्ध, असिद्ध मतलब अनप्रूव्ड, है ना। तो इसलिए अनप्रूव्ड मिडिल टर्म। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हेत्वाभास फैलेसी है ना, जो अनुमान है ना, वो सारा का सारा हेतु जो है, हेतु हेत्वाभास से आता है, और हेत्वाभास, सॉरी उल्टा बोल दिया, हेत्वाभास हेतु का ही आगे का एक्सटेंशन है, और हेत्वाभास मतलब हेतु का आभास ना होना। इट मींस सारा जो टर्म होगा वो किससे होगा? मिडिल टर्म से होगा, क्योंकि हेतु मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म का ही सारा एक्सटेंशन जो है हेत्वाभास फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस, वो सारा मिडिल टर्म से ही रिलेटेड होगा। तो आइए सबसे पहले असिद्धा, अनप्रूव्ड मिडिल मतलब नॉट एबल टू प्रूव। कह रहा है अनप्रूव्ड हेतु दैट रिजल्ट्स इन दिस फैलेसी, इस फैलेसी में जो रिजल्ट आता है, जिसे पक्ष धर्म आता है, इसी को बोलते हैं भाई साहब पक्ष, यहाँ पे हेतु है ही नहीं, है ना, अनप्रूव्ड हेतु हो गया। उसके बाद इसी का 3 टाइप है, असिद्धा का 3 टाइप। पहला आश्रय सिद्धा, दूसरा स्वरूप सिद्धा, और तीसरा है व्याप्त्वा सिद्धा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। आश्रय सिद्धा बोलता है इफ पक्षा यानी माइनर टर्म इटसेल्फ इज अनरियल, अगर माइनर टर्म खुद में अनरियल है, देन देयर कांट बी लोकस ऑफ हेतु, उसके हेतु का लोकस हो ही नहीं सकता। तो कह रहा है ये क्या है? नॉट रियल है, इमेजिनेटरी है। क्या है? इमेजिनेटरी, इसलिए इसको बोला गया आश्रय सिद्धा। एग्जाम्पल देखिएगा, द स्काई ऑफ लोटस इज प्रेग्नेंट बिकॉज इट इज लोकस लाइक एनी अदर लोटस। समझिएगा, स्काई ऑफ लोटस इज प्रेग्नेंट, बोरा स्काई जो लोटस का स्काई है वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि लोटस किसी और अदर लोटस की तरह नहीं हो सकता। मतलब ये क्या है? ये इमेजिनेटरी है, ठीक है। उसके बाद है स्वरूप सिद्धा, खुद की बात सिद्ध करने, स्वरूप खुद रूप के रूप का सिद्ध करना। हेतु कांट एग्जिस्ट इन पक्षा एट ऑल, यहाँ पे हेतु है ही नहीं, मिडिल टर्म होगा ही नहीं। बोला मिडिल टर्म कांट एग्जिस्ट इन द माइनर टर्म एट ऑल, तो इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धा। साउंड देखो यहाँ पे एग्जांपल जो दिया, यही एग्जांपल एग्जाम में दिया गया और आता भी है। साउंड इज क्वालिटी डैश इटर्नल, क्वालिटी बोल दे, इटर्नल बोले, बिकॉज इट इज विजिबल, यही पूछेगा। साउंड इज क्वालिटी या इटर्नल बिकॉज इट इज विजिबल, इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धा। और तीसरा है व्याप्त्वा सिद्धा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल हेतु, मतलब कंडीशन दे रहा है। कह रहा है वेयर देयर इज अ फायर देयर इज अ स्मोक, जहां कहीं भी आग है वहां धुआं है, कंडीशन लगा दिया ना, इसीलिए इसको व्याप्त्वा सिद्धा कहा गया है, कंडीशनल हेतु कहा गया। क्या कहा गया? कंडीशनल हेतु। दूसरा जो है ये है सभ्य विचारा। पहला क्या था सर? पहला ये था असिद्धा, दूसरा है सभ्य विचारा। यह असिद्धा का 3 तरह का है, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्त्वा सिद्ध। सभ्य विचारा में भी 3 है। सभ्य विचारा क्या बोलते हैं? फैलेसी ऑफ इररेगुलर मिडिल। क्या बोला गया इसको? फैलेसी ऑफ इररेगुलर मिडिल। बात समझ में आया? जी सर। चलिए अगर हम बात करें फैलेसी ऑफ इररेगुलर मिडिल की, तो क्या क्या है? पॉसिबिलिटी टू डेविएट हेतु, यहां पे क्या कर रहा है? इररेगुलर मिडिल मतलब हेतु को डेविएट करने की कोशिश कर रहा है ना, डेविएशन मतलब चेंज, है ना, तो वहां उसकी पॉसिबिलिटी है। अब इसको क्या बोला गया? फैलेसी ऑफ इररेगुलर मिडिल बोला गया। देखो सभ्य विचारा 3, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण बोला गया जब हेतु क्या बहुत वाइड हो, प्रेजेंट हो सापक्ष और विपक्ष दोनों में। क्या बोला गया? हेतु बहुत वाइड हो और प्रेजेंट हो सपक्ष और विपक्ष दोनों में। जैसे द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल, इसका एग्जांपल है। क्या बोल रहा है? द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। और दूसरा है असाधारण। असाधारण का मतलब हुआ हेतु इज टू नॉर, हेतु बहुत छोटा है, ओनली प्रेजेंट इन पक्षा, सिर्फ पक्ष में प्रेजेंट है, नॉट प्रेजेंट इन सपक्ष और विपक्ष। सपक्ष और विपक्ष में नहीं है लेकिन पक्ष में है ना। So sound is eternal because it is audible. Sound is eternal because it is audible. ये क्या एग्जाम्पल है? अनुपसंहारी। तीसरा है अनुपसंहारी, इसको बोलते हैं नॉन एक्सक्लूसिव, मतलब इंक्लूसिव वाला बात। नॉन एक्सक्लूसिव मतलब इंक्लूसिव।
द हेतु इज ऑल इंक्लूसिव, क्या बोला हो, हेतु क्या है, सारा इंक्लूसिव है, लीव्स नथिंग बाय ऑफ सपक्ष और विपक्ष, कुछ नहीं छोड़ता है सपक्ष और विपक्ष के रास्ते में। तो ये बात क्या है, इसको बोलते हैं अनुपसमहारी। जैसे ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। चलिए उसके बाद तीसरा में चलते हैं। तीसरा क्या है, सत प्रतिपक्षा, सत प्रतिपक्षा, इसको बोलते हैं काउंटरएक्ट मिडिल, और नाम दे लीजिए इन्फेरेंशियल मिडिल फॉर्म, है ना, इन्फेरेंशियल मिडिल टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर मिडिल टर्म। मतलब यहां पे सीधा सीधी इसमें समझ में आना चाहिए, सत प्रतिपक्षा में टू मिडिल टर्म होते हैं। क्या होते हैं, टू मिडिल टर्म होगा जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। मतलब पहली मिडिल टर्म को प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि भैया पहला मिडिल टर्म बोलेगा कि ये सही है, दूसरा मिडिल टर्म उसी को डिसअप्रूव कर देगा। एग्जांपल देखें, बड़ा अच्छा समझ में आएगा। कह रहा है, चलो पहले दूसरा वाला एग्जांपल देख लो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एल्कोहल इज गुड, बोल रहा है एल्कोहल बढ़िया है क्योंकि वो क्या करता है, ठंडा, इट प्रिवेंट्स कोल्ड, ठंडा से बचाता है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि एल्कोहल क्या है, सही है, अच्छा चीज है क्योंकि वो ठंडा से बचाता है। दूसरा ही स्टेटमेंट देख लो, इसमें क्या बोलता है, एल्कोहल इज नॉट गुड बिकॉज इट कॉजेज लिवर द फेलियर। तो यहां दो मिडिल टर्म है और दोनों क्या कर रहा है, दोनों अपने आप को अपोजिट कर रहा है कि भैया पहले बोला कि अल्कोहल सही है क्योंकि वो ठंडा से बचाता है, दूसरा बोलता है अल्कोहल गुड नहीं है क्योंकि वो लीवर फेलियर का कारण है। तो दो मिडिल टर्म लेकिन दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं काउंटरैक्ट मिडिल टर्म या मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर मिडिल टर्म। चलो दूसरा एग्जांपल देख लो। कह रहा साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, साउंड अनंत है क्योंकि वो ऑडिबल है, सुनाई देता है, इसलिए ध्वनि क्या है, अनंत है। फिर दूसरा बोला साउंड इज नॉन इटर्नल, साउंड अनंत नहीं है क्योंकि इट इज प्रोड्यूस, क्योंकि उसको उत्पन्न किया जा सकता है। देखो यहां दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, तो इसलिए इस पर ध्यान रखना, सत प्रतिपक्षा का मतलब होता है एक मिडिल टर्म प्रूव करने की कोशिश करेगा सही चीज, दूसरा उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, और यहां दो मिडिल टर्म आएंगे। तो जहां दो मिडिल टर्म दिख लिया, ध्यान रखो क्या वो सत प्रतिपक्षा है। चलो अगर हम बात करें फोर्थ की, फोर्थ क्या है, विरुद्ध। विरुद्ध नाम ही सुनो, मेरे विरुद्ध जाएगा तू, हे बालक मेरे विरुद्ध जा नहीं सकता, है ना, ये वाला हुआ ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट मिडिल। मतलब मिडिल टर्म माइनर टर्म का एग्जिस्टेंस प्रूव करना चाह रही है, बट उसने मिडिल टर्म में माइनर का नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव कर दिया। क्या है, देखो मिडिल टर्म क्या चाह रहा है कि मिडिल टर्म माइनर टर्म को बताया कि यहाँ माइनर टर्म अवेलेबल है, लेकिन वो क्या प्रूव कर दे रहा है कि माइनर टर्म अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल साउंड इज एक्सटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, देख लो साउंड क्या बोल दे रहा है, सॉरी एक्सटर्नल नहीं इटर्नल, साउंड अनंत है क्योंकि ये प्रोड्यूस्ड है। अब देखो साउंड जब अनंत है तो प्रोड्यूस नहीं, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, साउंड इज देखो ऑडिबल होना चाहिए, है ना, सुनाई देना चाहिए। तो ये आपका क्या कर रहा है कि हम यहाँ एग्जिस्टेंस प्रूव करना चाह रहे थे लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव कर दिए। साउंड इज नॉट पेरिशेबल बिकॉज इट इज कॉस्ट, ये भी एग्जांपल है। और द एयर इज हेवी बिकॉज इट इज एम्प्टी, देख लो कह रहा हवा भारी है क्योंकि ये खाली है। देखो यार कोई बात में बात हुआ है, एक का एग्जिस्टेंस प्रूव करना चाह रहे हो तो दूसरा का एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव कर दे रहे हो। चलो ये हो गया आपका क्या, विरुद्ध। विरुद्ध के बाद है बाधिता, जिसको हम लोग कलयता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलयता। तो ये है नॉन इन्फेरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल, मींस कोई परसेप्शन ही बता रहा है कि बात गलत है, हम कंक्लूजन तक पहुंचे ही नहीं है, बिना कंक्लूजन निकाले क्या हो रहा है सर, कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है। जैसे बोल दिया फायर इज कॉल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस, अरे भाई फायर कॉल्ड कहां से होगा, ये तो हॉट होगा ना। तो पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, पहले ही हम बता दे रहे हैं क्या कि सर ये बाधिता है, बाधित है, गलत है ना जी। तो इसको याद रखिएगा, बाधिता मतलब कोई परसेप्शन ही बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन तक जाते भी नहीं, हम परसेप्शन देख के बता देते हैं कि भैया क्या ये गलत है, इसलिए बोलते हैं नॉन इन्फेरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल। बात समझ में आई जी सर। ये था पूरा का पूरा क्या, इंडियन लॉजिक। देखो एक बार तो मैंने पूरा बता दिया, आप एक बार क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है, और इसको नोट डाउन करने के बाद एक बार पढ़ लेना, दिमाग में बैठ जाएगा, इसकी गारंटी में दे रहा हूं, और एक बार दोबारा सुन लेना, है ना जी। तो ये था आपका इंडियन लॉजिक पूरा, ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है और बहुत सही तरीके से रिवीजन कराया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो इसको शेयर जरूर करिएगा, है ना, और इसके साथ साथ लाइक कर देना, है ना। चलो तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।